दोस्तों, सत्याश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 के पहले चैप्टर लेसन 1 के वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आज बताया जाएगा आपको, जिसमें अभी केवल परिचय वास्तविक संख्या से कराया जाएगा। हम पहले सोचेंगे संख्या है क्या, संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये कैसे कैसे हम इनकी उत्पत्ति करते जाते हैं, तो इसके बारे में लास्ट पता चलेगा कि वास्तविक संख्या है क्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में कुछ संख्याएं आई जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या का नाम देते हैं। प्राकृतिक संख्या में भी सबसे पहले संख्या 1 आई। संख्या 1 हमारे जीवन में सर्वप्रथम आई, इसलिए हम उसे कभी कभी भगवान की संज्ञा भी देते हैं। जैसे व्यापारी लोग उसे भगवान के नाम से भी संबोधित करते हैं। वो संख्या है 1। उसके बाद आगे की संख्या डबल करने के लिए हमने देखा कि जिसको आवश्यकता हुई होगी वो 1 के बाद 2, 3, 4 अपने गिनने के लिए इनकी उत्पत्ति करता चला गया, यानी खोज करता चला गया। इस तरह से हम लगभग 9 तक खोज कर चुके रहे होंगे। इसके बाद आवश्यकता किसी कारणवश शून्य की आ गई, जिसकी तब जाके शून्य की खोज हुई। तो इसके पूर्व जो 1 से आगे संख्याएं खोजी गई थी, इनको हम नाम देते हैं प्राकृतिक संख्या। ये कहलाई प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इनका जब इनका उद्भव, जब इनका विस्तार हुआ, तब हमने देखा कि ये हमारे गिनने योग्य चीजें, जब हम किसी चीज को गिनने के लिए किसी संख्या का उपयोग करते थे तो यही संख्याएं पहले सामने आती थी, जो समझ लो कि ये प्रकृति से हमें मिली थी। तो इसीलिए इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब शून्य प्राप्त हुआ, इसके बाद हमें शून्य की जानकारी मिली, तो जाके ये बन गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब इसी में हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं अलग अलग करने लगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसी में सारी संख्याएं आने लगी। कौन कौन सी संख्याएं इसमें आती हैं? पहली तो प्राकृतिक संख्या, उसके बाद सम संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और भी जो संख्याएं हैं। जब इतनी संख्याएं मिली तो फिर सोचा गया कि क्या इनसे छोटी भी कोई संख्या होती है, शून्य से छोटी। बच्चों को तो यही सिखाया जाता है कि पहले 1 से गिनना सिखाया जाता है, उसके बाद कुछ समय पश्चात उनको शून्य के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उन्हें लगता है शून्य से बड़ी ही सारी संख्या होती। जब बच्चा समझने योग्य हो जाता है तो हम इससे छोटी संख्याओं के बारे में भी उनको आकलन करना सिखाते हैं।
और इससे छोटी संख्याएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इस प्रकार से ये संख्या जो बनी ये क्या हो गई, धनात्मक संख्या। और जो इसके अलावा बची वो ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में शून्य ना तो धनात्मक हो सकता है ना ही ऋणात्मक हो सकता है। शून्य ना के बराबर होता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसके बाद जो और बाकी संख्याएं धनात्मक हैं, अगर इन्हीं के सामने ऋण चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह से संबोधित कर दे तो वही ऋणात्मक संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 अन्य संख्या, ये हो जाती है ऋणात्मक संख्या। लेकिन ऋण चिन्ह का इतना प्रभाव होता है कि जो संख्या किसी संख्या से तुलना करने पर जितनी बड़ी होती है, ऋण चिन्ह लगने से ही वो उतनी ही छोटी हो जाती है। जो संख्या किसी संख्या से तुलना करने पर जितनी छोटी होती है, वो संख्या उतनी ही ऋण चिन्ह लगने से बड़ी हो जाती है। जैसे कि 4 3 से बड़ा है, लेकिन अगर ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो -4 -3 से छोटा हो जाता है। ये दो प्रकार संख्याएं हो गई, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों का अगर समूह बना दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक का मतलब चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो पूर्ण रूप से जो अंक होता है वही पूर्णांक कहलाता है। अब बात आता है, अगर जो पूर्ण है वो पूर्णांक कहलाता है, तो जो अपूर्ण है वो क्या कहलाएगा, वो अपूर्णांक कहलाता है। तो इसका दूसरा भाग हो जाता है अपूर्णांक, जिसमें पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी अपूर्ण रूप से होती है। उसमें कुछ भाग उसके ऐसे होते हैं जो अपूर्ण होते हैं। जैसे कोई भिन्नात्मक रूप हो 1/2, ये पूर्ण नहीं है, या 1.7, ये भी पूर्ण नहीं है। इसमें एक जो है 1 जो है 1 पूर्ण है, और जो दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक है 7 वो अपूर्ण है। दशमलव में भी अगर इनका प्रसार किया जाता है तो एक इकाई के स्थान पे आता है, ये पूर्ण है। और जो 7 है 7 है, ये दसवें पे आता है, यानी कि दसवां का मतलब है दसवां भाग, 7 का 10वां भाग, यानी 7/10, यानी कि ये 7 का 10वां भाग है 0.7, इसलिए ये अपूर्ण है। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं ये अपूर्णांक के रूप में होती हैं, यानी पूर्ण रूप से नहीं होती। अपूर्णांक और अपूर्णांक अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए, इनको ग्रुप के रूप में, तो यही संख्याएं हो जाती हैं परिमेय संख्याएं। यही संख्या हो जाती है परिमेय, यानी परिमेय संख्या में पूर्णांक भी सारे आते हैं और अपूर्णांक भी आता है। पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, और अपूर्णांक संख्या में जो दशमलव के रूप में होते हैं उनको भी परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है, और जो भिन्नात्मक रूप में होते हैं वो तो परिमेय संख्या के रूप में होते ही हैं, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर ये दोनों मिलकर परिमेय हो गए तो इनका और खोज किया गया इनके बारे में, तो पता चला कि परिमेय के अलावा भी कुछ संख्याएं ऐसी बचती हैं। वो संख्याएं कौन सी होती हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय।
वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जिनको परिमेय के रूप में ना बदल सके, यानी कि अपरिमेय संख्याएं जो भिन्नात्मक रूप में ना बदला जा सके, जैसे √2, √3 या 1.626238135 ये इनका क्रम का अंत नहीं होता है, ये भिन्न प्रकार के संख्याओं के रूप में आते रहते हैं, कोई विशेष क्रम इनका नहीं होता है। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हो 2.04004 0004 ऐसे आती रहती है, तब भी अपरिमेय संख्या के रूप में कहलाती है। अब परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार की संख्याएं हमारी समाहित करके बन गई। अगर इन दोनों को ग्रुप के रूप में, परिवार के रूप में इकट्ठा किया जाए तो यही संख्याएं जाके बन जाती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, यही संख्याएं बन जाती है वास्तविक संख्या। यानी कि इतने का अध्ययन हम अपनी गणितीय भाषा में कर सकते हैं, जिनके बारे में चाहे गणना करनी हो, चाहे अध्ययन करना हो, जो भी करना है हम इनको निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन जब वास्तविक संख्या से आगे चलकर देखा गया तो एक संख्या और प्राप्त हुई जिसे हम गणना नहीं कर सकते हैं। गणना नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करने से क्या मतलब है? मतलब जैसे उनका नाम दिया गया काल्पनिक संख्या। जैसे हम मान लो कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 लिए, 2 का वर्ग किए 4 आया, और -2 लिए, -2 का वर्ग किए तब भी 4 आया। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का अगर वर्ग कर रहे हैं तो दोनों का वर्ग धनात्मक ही आ रहा है। यानी किसी धनात्मक का संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो या तो धनात्मक आएगा और या तो ऋणात्मक आएगा। तो हमने विचार किया कि अगर मान लो कोई ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो वर्गमूल संख्या आएगी वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक। जब इसका अध्ययन किया गया तो क्योंकि वर्ग का विपरीत ही वर्गमूल होता है, और वर्ग करने धनात्मक और ऋणात्मक का वर्ग करने से धनात्मक प्राप्त होता है, इसलिए वर्गमूल उसका विपरीत होगा। जबकि किसी का वर्ग ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए ऋणात्मक का वर्गमूल भी ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक, यानी कि उसका वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता किसी ऋणात्मक संख्या का। तो उस ऋणात्मक संख्या को वर्गमूल के रूप में हमने किस श्रेणी में रखा? काल्पनिक संख्या की। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, यानी असंभव घटनाएं हैं, फिर भी हम उन पर विचार कर रहे हैं, वो हमारे केवल कल्पना मात्र रहती है, और उसी को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जो कल्पना केवल जिनकी की जा सकती है उसी को कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या से अलग एक संख्या आई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या एक कल्पना के आधार पर होती है, इनकी गणना हम वास्तविकता के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -√3 या 2i के रूप में भी लिखा जा सकता है। i क्या है? i इसी इमेजिनरी काल्पनिक संख्या का संकेत रूप है। तो इस तरह से संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। इनका हम इंग्लिश रूप भी जान लें। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को
ऑड नंबर। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ये हो गई संख्याएं। इसके बाद आपने धनात्मक और ऋणात्मक, इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या को कहते हैं पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या को कहते हैं निगेटिव नंबर। इन दोनों को मिलाकर बना पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर। और अपूर्णांक को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल नंबर। अपूर्णांक को भिन्नात्मक नंबर भी कहा जा सकता है। इनको मिलाकर बना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। और इसकी दूसरे भाग अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से मिला वास्तविक संख्या, जिनको हम कहते हैं रियल नंबर, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके दूसरे भाग काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्योंकि इमेज यानी केवल कल्पना के आधार पर इस नंबर की व्याख्या होती है, और इन दोनों को मिलाकर पूरी संख्या पद्धति हो जाती है। यानी संख्या के बारे में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही पूरी संख्या की गणना है। नंबर्स। क्लास 9 में हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, और उसके बाद क्लास 10 में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जैसे परिमेय और अपरिमेय दोनों। वास्तविक संख्या का दूसरा भाग, वास्तविक संख्या के अलावा जो काल्पनिक संख्या है, इसको हम इंटरमीडिएट क्लास यानी 11th 12th में पढ़ते हैं, जो क्लास 10 में बहुत आंशिक रूप से होता है, ना के बराबर नहीं होता है। तो ये